ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पे कितना चार्ज है ये पता लगाने में हमारी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मदद करती है। कैसे मदद करती है जरा समझें। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कुछ नहीं होता, ये कांच का मान लो ये एक कंटेनर है। एक्चुअली किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का हमें यहाँ पे कंडक्टर लेना होता है। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे ले सकते हो, प्लास्टिक भी ले सकते हो, बस वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो भी अभी हम बनाने वाले हैं वो हमें दिखना चाहिए, तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक रिसीवर लगा होता है। ये हमारे पास एक रिसीवर है जो कि मेटल का होता है, और इस रिसीवर के साथ यहाँ पे एक मेटल की रॉड, ये सारे मेटल है, ये दोनों मेटल है, कॉपर ले लो मान लो। अब इन मेटल के साथ हमारे पास नीचे गोल्ड की लीफ, एक्चुअली लीव्स लगी होती है, एक ये होती है और एक ये होती है, दोनों आपस में चिपकी हुई होती है। वैसे तो बहुत पास होती है एक दूसरे के, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पास भी नहीं बनाऊंगा वरना आपको एक ही नजर आएंगे, बट एक्चुअली में तो चिपकी हुई होती है लगभग। ये होती है गोल्ड की लीफ, गोल्ड लीव्स, ठीक है ना। गोल्ड इसलिए गोल्ड बहुत हल्का, बहुत पतली शीट बना सकता है, बहुत लाइट हो सकता है। अब होगा क्या, अगर मुझे मान लो ये रॉड है और मुझे पता करना है कि इस रॉड पे चार्ज है कि नहीं है, तो मैं इस रॉड पे मान लो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये नहीं बताती कि आपके ऊपर चार्ज कौन सा है, वो बस ये बताती है कि चार्ज है कि नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, और जैसे मैं इसको रिसीवर पे टच करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इस मेटल की रॉड में, ऑब्वियसली बात है मेटल है, और ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों गोल्ड लीव्स पे भी आ जाएगा। अब सोचो अगर नेगेटिव चार्ज होता रॉड पे तो यही काम नेगेटिव चार्ज के होता है, यानी दोनों लीव्स पे हमेशा चार्ज सेम आएगा। अगर रॉड पे नेगेटिव है तो दोनों लीव्स पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, अगर रॉड पे पॉजिटिव है तो दोनों लीव्स पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये दोनों के दोनों लीव्स एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, और रिपेल करके ये लीव जो है वो यहाँ चली जाएंगी, रिपेल करके ये लीव्स यहाँ चली जाएंगी, रिपेल हो जाएंगी, ये वाली लीव यहाँ चली जाएगी, ये वाली यहाँ चली जाएगी, तो रिपेल होकर लीव्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, और जैसे वो दूर होंगी ये शो हो जाएगा, ये प्रेजेंस चेक हो जाएगी कि यार रिपेल होकर लीव्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, और जैसे वो दूर होंगी ये शो हो जाएगा, ये प्रेजेंस चेक हो जाएगी कि यार इनमें दो रिपल्शन है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, मतलब सॉरी नॉट पॉजिटिव था, कोई भी चार्ज था। जैसे रॉड टच करूंगा ये लीव दूर, फिर रॉड आऊंगा ये पास, रॉड रखूंगा दूर, तो इसका मतलब क्या है कि ये बार-बार ये शो कर रहा है कि यार चार्ज है। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है ये नहीं पता लगा सकते हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से, है। एक छोटा सा कांसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी, दूसरी है क्वांटाइजेशन, तीसरी है कंजर्वेशन। सारी एडिटिविटी, एडिटिविटी क्या कहती है, बहुत सिंपल है। ये कहते हैं कि अगर एक कंटेनर में आपके पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है, यहाँ बैठा हुआ Q1, यहाँ बैठा हुआ Q2, यहाँ बैठा हुआ Q3, और ऐसे बैठे हैं बहुत सारे चार्ज, तो नेट चार्ज अगर आपको निकालना है तो आप सारे चार्जेस को सिंपली ऐड कर सकते हो, सारे चार्जेस को सिंपली ऐड कर सकते हो, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई लेना देना है नहीं। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे अगर आपके पास किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल हो सकता है, तो आप सभी ने कहा था 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। अब आप मुझे बताओ चार्ज आता क्यों है, तो आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है तो आप ये बात समझ सकते हो शायद कि मैं अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो आप पे जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 1.6 into 10 की पावर -19 का माइनस का, और अगर मैं दे रहा हूं तो मुझ पे आ रहा है प्लस 1.6 into 10 की पावर -19 का। अगर मैं आपको दो इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो इंटू में 2 आ जाएगा, और आप पे भी इंटू में 2 आ जाएगा। अगर मैं 3 दे रहा हूं तो इंटू में 3 आ जाएगा, यानी हमेशा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होगा। इस पूरे को इतने बड़े के बजाय हम ई भी लिखते हैं, तो अगर मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आप पे चार्ज आ गया माइनस ही, मुझ पे आ गया प्लस ही। मैंने दो दिए तो आप पे आता -2 मेरे पे आता 2, यानी और अगर मैंने आपको n इलेक्ट्रॉन दिए तो आप पे आता n e माइनस का, मेरे पे आता प्लस n ही। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आ सकता है वो चार्ज हमेशा e के मल्टीपल का होता है, और जब कोई चीज किसी के मल्टीपल पे होती है, जब कोई चीज किसी चीज को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आती है तो वो चीज क्वांटाइज कहलाई जाती है, वो पैकेट्स की फॉर्म में कहलाई जाती है, कंटीन्यूअस नहीं। कंटीन्यूअस मतलब किसका मल्टीपल नहीं, चल रहा है, लेकिन क्वांटाइज मतलब जैसे पैकेट की फॉर्म में। 11th क्लास में पढ़ा था कि लाइट जो है हम उसको कंटीन्यूअस मानते आए थे, हम ये मानते आए थे कि लाइट जो है कंटीन्यूअस है। आप किसी भी घर वाले से पूछ लो तो वो भी ये कहते थे यस क्वांटा कहते थे, और इन द केस ऑफ लाइट उन्हें फोटोन्स भी कह दिया जाता था। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि चार्ज भी जो है जाता था। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि चार्ज भी जो है वो क्वांटाइज्ड ही रहता है, चार्ज भी क्वांटाइज्ड रहता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मैं फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं, Q is equal to any where Q is, तो मैं फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं, Q is equal to any where Q is the total charge, n is the number of electron जो आए हैं और गए हैं, and E is the charge on one electron। E जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है उसको हम लोग E बोलते हैं। इसे चार्ज कंजर्व्ड है, बस ट्रांसफर हो सकता है। अब आप कहो सर इसका मतलब ये है कि अर्थ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स भी हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। सोचो कैसे, मान लो मैं एक कपड़े को स्केल से रब कर दूं तो स्केल पे पॉजिटिव चार्ज है, कपड़े पे नेगेटिव, और इस कपड़े को उठा के मैं मून पे जाके फेंक दूं, मान लो एक सेकंड को, तो अर्थ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया ना, मून पे नेगेटिव हो गया। तो इसलिए अर्थ पे बोलना गलत है, पूरे यूनिवर्स में बोलना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव, यानी कि नेट चार्ज 0 है, क्योंकि चार्ज को कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, हां ट्रांसफर भले किया जा सकता है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, कुछ आ नहीं रहा, कुछ जाने तो उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, या फिर चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके डन है, सिंपल है, बेसिक। चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, लेकिन मास का क्वांटाइजेशन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ, उसको पढ़ाई चल रही है। देखो ये कहना कि चार्ज क्वांटाइज है और मास क्वांटाइज नहीं है ये गलत है। हमने ये भी प्रूव नहीं किया है कि वो क्वांटाइज नहीं है, और ये भी प्रूव नहीं किया कि वो क्वांटाइज है। अभी वो रिलेशन, अभी वो फैक्ट वो अभी एस्टैब्लिश होना बाकी है। तो ऐसे कहना होता है कि चार्ज क्वांटाइज है लेकिन मास का क्वांटाइजेशन अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो वी डोंट नो एक्चुअली, ठीक है। तीसरा डिफरेंस, चार्ज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड रहता है, मतलब चार्ज जो है वो चार्ज ही रहेगा, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। मैं अगर अभी इसी कमरे में ऐसे जॉगिंग करने लग जाऊं और ऐसे भागता रहूं 4 घंटे तक, कुछ ना खाऊं कुछ ना पीऊं, ऐसा करता रहूं, इसका मीम मत बनाना, बच्चे बड़े शातिर हैं यार, कुछ भी सोच समझ के करना पड़ता है। ऐसा करता रहूं तो आप मुझे बताओ कि क्या मेरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? आंसर यस। 4 घंटे करो, 5 घंटे करो, 10 ग्राम तो कम होगा, 20 ग्राम तो कम होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन कुछ तो कम होगा, क्योंकि मेरा जो मास है वो मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। और ऐसे अगर मैं एनर्जी ठूसता रहूं, छोले भटूरे ठूसता रहूं, मोमोज ठूसता रहूं, टिक्की ठूसता रहूं, पाव ठूसता रहूं, तो और मैं काम ना करूं तो मेरे जो खाने से एनर्जी बनेगी वो मास में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई मास जो है वो कंजर्व तो है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं है, मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो चार्ज है वो स्ट्रिक्टली कंजर्व है, मतलब वो हमेशा ऐसा नहीं किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो स्ट्रिक्टली कंजर्व रहता है मेरे बच्चों। डन है। और यहाँ पे एक पॉइंट और हमने शायद मिस कराया, कोई क्या? अच्छा हाँ, एक पॉइंट और है कि चार्ज वाली बॉडी, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो मास भी होना जरूरी है, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक बॉडी में मास है तो चार्ज हो जरूरी नहीं, मतलब अ चार्ज बॉडी will always have some mass but a body with mass may or may not have charge, यानी जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज हो, है ना जी। और दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आंसर है उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सवाल ये उठता है, अगर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है कोई बात नहीं, ये अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव होगी, तो आंसर है ये तो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर क्या है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं ना, और अगर दोनों चार्ज में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। सही कह रहा हूं?
वो अलग बात है। लेकिन क्या ये दूसरे फोर्स लगाएंगे? आंसर है हाँ लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग जो फोर्स है, सबसे पहली बात तो वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड से कहने का मतलब अमाउंट है, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो चाहे वो फोर्स रिपल्सिव हो, अभी बात वो नहीं हुई है। लेकिन जितना ज्यादा चार्ज होगा दोनों पे उतनी ही ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ज्यादा होगी। मानते हो? अब मानते हो? ऑब्वियस बात है, फोर्स आ रही है चार्ज की वजह से, तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। मानते हो नहीं बात? To the square of distance between them. Force is also inversely proportional to the square of distance between them. यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है which is r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना होगा which is k। तो हमारे पास कहीं ना कहीं फोर्स का फॉर्मूला आ गया है k q1 q2 by r square। फोर्स का फॉर्मूला आ गया है k q1 q2 by r square। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे k क्या है, तो वेयर k फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू इज मीडियम डिपेंडेंट। इसकी जो वैल्यू है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर दोनों चार्ज के बीच में एयर हुई, वैक्यूम हुई, तो फिर अलग वैल्यू बात करेंगे अभी। और अगर पानी आ गया, उसके बीच में शहद आ गया, उसके बीच में मेटल आ गया, मेटल के दो पार्ट, दो मेटल, एक मेटल पे एक चार्ज, यहाँ पे चार्ज बैठा, तो मीडियम मेटल हो गया, तो फिर k की वैल्यू लगेगी। यानी इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। जो भी है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी q1 q2 by r square। तो इस हिसाब से हमारे पास जो k का फॉर्मूला आ गया वो आ गया f into में r square अपॉन में q1 q2। तो अगर मैं यहाँ से यूनिट ऑफ k की बात करता हूँ तो फोर्स की यूनिट क्या आ जाती है? न्यूटन। r की क्या आ जाती है? मीटर स्क्वायर। और चार्ज की आ जाती है कूलम इंटू में कूलम। तो यहाँ से आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी यूनिट आ गई बच्चों? k की यूनिट आ गई। ये हमारे पास किसकी यूनिट आ गई बच्चों? k की। क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। अब बात रही इसकी वैल्यू की, तो मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पे। लेकिन अगर हम बात करें आल्सो फॉर फ्री स्पेस, अब आप फ्री स्पेस का मतलब अगर ना समझते हो तो आप इसको वैक्यूम मान लो अभी के लिए। फॉर फ्री स्पेस, अच्छा एक बात और, हमारे पूरे फर्स्ट चैप्टर में फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर, इनको हम सेम मानेंगे। ऑल्दो एयर और वैक्यूम में आप सब जानते हैं बहुत फर्क होता है, लेकिन ठीक है, मैंने बराबर ही मान के चलेंगे। लेकिन अभी के लिए बात करें फॉर फ्री स्पेस, जो के है उसकी जो वैल्यू है वो है 9 इंटू में 10 की पावर 9। ऑब्वियसली बात है, यूनिट आ चुकी है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2, ये हमारे पास k की यूनिट आ चुकी है। तो k आ गया 9 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। फॉर फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम, अगर मीडियम बदल गया, अगर एयर की बजाय या वैक्यूम की बजाय आयरन आ गया या हनी आ गया, वाटर आ गया, तो फिर ये बात ध्यान रखनी है, इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो बदल जाएगी। इसकी वैल्यू बदल जाएगी। आपको सब के लिए वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक। अच्छा कमाल की बात ध्यान सुनिए, ऑल्सो ये जो k है ये एक्चुअली में 3 कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ है। यानी वैसे तो ये एक कांस्टेंट अपने आप क्या मिलता है? 1/4 पाई, लेकिन ये 3 कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ है। और k को अगर हम फर्दर तोड़ें तो मिलता है ये एक्चुअली में 3 कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ है। यानी वैसे तो ये एक कांस्टेंट अपने आप में, लेकिन ये 3 कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ है। और k को अगर हम फर्दर तोड़ें तो मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 क्या है, 4 क्या है, पाई क्या है, तो आप जानते हैं 4 4 है, पाई पाई है। लेकिन यहाँ पे एक और नया वर्ड आ गया, वो आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है, फिर से अगर बात करें, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। एक्चुअली नॉट का मतलब होता है ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं नॉट नहीं लगाता तो फिर इसका मतलब हो जाता परमिटिविटी किसी मीडियम की। नॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी हम फिलहाल फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। यानी एक्चुअली में जो कांस्टेंट है के, ये एक्चुअली में ये था 1/4 पाई। हमने कहा अभी सभी कांस्टेंट उसमें नया कांस्टेंट मान लेते हैं के, बट एक्चुअली जब हम डेरिवेशन करेंगे आप समझोगे कि यहाँ पे के की बजाय ये आएगा और इसको हम क्या मानेंगे। बट हमने के इसको नहीं माना है, बस समझे नहीं, के इसके बराबर नहीं है। ये पूरा हमने के इक्वल मान लिया, एक नया कांस्टेंट मान लिया। बट एक्चुअली जब डेरिवेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट अगेन परमिटिविटी है, यानी कि ये फिर से नेचर ऑफ मीडियम पे इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। अब फ्री स्पेस की ऐसा एप्सिलॉन है, बस समझे नहीं, के इसके बराबर नहीं है। ये पूरा हमने के इक्वल मान लिया, एक नया कांस्टेंट मान लिया। बट एक्चुअली जब डेरिवेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट अगेन परमिटिविटी है, यानी कि ये फिर से नेचर ऑफ मीडियम पे इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। अब फ्री स्पेस की ऐसा यूनिट की बात करें, आप लगाओ 4 और पाई की तो यूनिट है नहीं, 4 और पाई की तो यूनिट है नहीं, तो जो के की यूनिट थी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट उसकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। तो के की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2 की क्या आ जाएगी? न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2 कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2 कूलम स्क्वायर, 2 कूलम स्क्वायर आ जाएगी। यानी जो भी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट थी, के की यूनिट थी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसके सिंबल को बोलते हैं, वैसे ये क्या है? परमिटिविटी। नॉट का मतलब है ऑफ फ्री स्पेस। अगर कहीं पे सिर्फ एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है किसी और मीडियम की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी और मीडियम की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है। पहली बात तो ये समझा। दूसरी बात, इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। जब k की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस हमारे पास 9/10 की माइनस 9/10 की 9 है, तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। आल्सो वैल्यू ऑफ, अगर हमारे पास फ्री, ये ऑब्वियसली बात है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट लगाया मैंने। नॉट मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस में k की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। फ्री स्पेस में k की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। तो ये वैल्यू पुट कर दो, ये पुट कर दो, ये पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.85 10 की पावर -12 न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2 कूलम स्क्वायर। और आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है। फ्री स्पेस k q1 q2 बार स्क्वायर। तो कैसा कहते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 बाय r स्क्वायर आ चुका था, तो मैं यहाँ पे k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। क्या मैं k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ और साथ में q1 q2 बाय r स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स का एक और फॉर्मूला आ गया। ऐसे फॉर्मेलिटी टाइप्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला k q1 q2 बाय r स्क्वायर भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो k की वैल्यू ज्यादा हुई, अगर k की वैल्यू ज्यादा हुई तो क्या फोर्स ज्यादा होगी या कम होगी? तो आंसर है जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 बाय r स्क्वायर है। तो k बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि देखो जब के की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब ये के ऊपर में था तो के Q1 Q2 से इंटू होगा तो वैल्यू बढ़ेगी। और वहीं पे जब के की वहीं पे जो है
के की नहीं, जब एप्सिलॉन नॉट, अब देखो एप्सिलॉन नॉट तो नीचे की तरफ है डिवाइड में, तो नीचे की तरफ है तो इससे इंटू हो जाएगा, तो नीचे वाला नंबर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जब डिवाइड होगा तो वो टोटल वैल्यू या ऊपर की वैल्यू जो है कम आएगी, इसलिए। ज्यादा हुई Don't have time to read the तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स एप्सिलॉन नॉट मतलब फ्री स्पेस, एप्सिलॉन मतलब किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, वो अगर ज्यादा हुई तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? बोलो। अच्छा, अगला पॉइंट, एप्सिलॉन नॉट ये की पॉइंट बहुत बात की ज्यादा गई है, इंपॉर्टेंट के है। नहीं। अगर फोर्स नेगेटिव में आई तो, अगर फोर्स पॉजिटिव में आई तो, फोर्स नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो, चलिए जी, आई होप सोच लिया होगा। तो बच्चों, अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। आओ जरा समझे क्यों। और ऑब्वियसली बात है, अगर फोर्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब है फोर्स रिपल्सिव है। देखो कैसे, अगर एक चार्ज है प्लस का और एक चार्ज है प्लस का, तो उनके बीच में जो फोर्स आएगी Q1 Q2 बाय R, देखो R कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बचा Q1 और Q2, ये तो कांस्टेंट है। तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो उनको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा, है ना। और अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तो उनको भी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है, अगर फोर्स पॉजिटिव है, दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, इसका मतलब वो रिपल्सिव फोर्स देंगे, बिकॉज़ सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर दोनों चार्ज, आप समझ गए होंगे, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो उनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अगर फोर्स नेगेटिव आई तो फिर क्या आंसर होगा, अट्रैक्टिव। और ये सवाल एग्जाम में पढ़ा था, ऐसे पूछते हैं, नेगेटिव है बात करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अगर फोर्स नेगेटिव आई तो फिर क्या आंसर होगा, अट्रैक्टिव। और ये सवाल एग्जाम में पढ़ा था, ऐसे पूछते हैं कि फोर्स जो है वो लेस देन 0 है, मतलब ऑब्वियसली बात है नेगेटिव है, बात देखिए, है ना। और ऐसे बोलते हैं कि फोर्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बात देखिए, तो रिपल्सिव हो जाएगी। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से हमारा कूलम्स लॉ होता है। वेरी गुड। अब देखो जब माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, दोनों में जो है अरे छोड़ो, मतलब मिल जाएगा तो बन जाएगा।